तो मैथ्स के अंदर जो सिमिलर फिगर्स होते हैं वो फिगर्स ऐसे होते हैं कि दे मस्ट बी आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज वेरी कर सकता है, लेकिन उनकी शेप आइडेंटिकल होनी चाहिए। लाइक सेम शेप से वो बनेंगे सिमिलर शेप। अगर उनको हल्का सा उनकी शेप में फर्क आ गया तो वो फिर सिमिलैरिटी नहीं रहेगी। ठीक है। जनरल हम लैंग्वेज के अंदर लाइक हमारा अगर डेली लाइफ में चलते सिमिलर हम कहते हैं जो बंदा बिल्कुल एक के साथ सिमिलैरिटी उसकी आ रही होती है, मतलब वो साइज में भी सेम हो और बिल्कुल आइडेंटिकल कोई शेप बनी हुई हो, तो उसको हम सिमिलर कहते हैं। मैथ्स के अंदर साइज वेरी कर सकता है, शेप सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं। दीज आर लाइक ऑलमोस्ट वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर फिगर्स। ठीक है। कुछ भी अगर शेप सभी फर्क आया तो डेफिनेटली वो फिर आपके पास सिमिलर शेप्स नहीं होंगे। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सो of same shape but their size can vary। अच्छा, अब बेसिकली हमने टारगेट करना है ट्रायंगल्स को। ठीक है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आप लोगों को जहन में होने चाहिए कि जब हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हो तो वो किस तरीके से डील हो रहे होते हैं। लाइक दो ट्रायंगल सिमिलैरिटी कैसे शो करते हैं, फिर अगर वो सिमिलर हो जाते हैं तो उनके रूल्स क्या हैं, वो रूल्स हम लोगों ने फॉलो करने होते हैं। ठीक है। सो अब जरा यहां से देखना है, टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो ट्राइंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सॉरी, ठीक है। दो ट्राइंगल्स के अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो वो सिमिलर होंगे, ये याद रखना है। और दूसरा था उनकी लेंथ के साथ। लेंथ की बेसिकली हमने रेशियोज निकाल ली। So the ratio of their corresponding sides are equal। ये सेकंड रूल होगा। अगर दो ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशियोज जो हैं वो सेम हुई तो आपके ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। अच्छा, सबसे पहली बात है, मैं जो पहली प्रॉपर्टी है कि हम कोरिस्पॉन्डिंगल्स को देखते हैं। अब यहाँ पे इसमें देखा हुआ है, इज ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यू, एक्सप्लेन योर आंसर। हमने ये जज करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर के नहीं है। ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, इनको देखना है हमने। तो मुझे पता है कि ट्रायंगल का टोटल जो आपके पास ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 180। तो मैं ये थर्ड एंगल निकाल सकता हूँ ना। सो दिस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 58 माइनस 90। तो 90 माइनस 58 कितना होना चाहिए जी, 2 हो गया, 60 एंड 3 हो गया, या 32। तो मेरा थर्ड एंगल आया 32। नाउ सेम इज द केस हियर। अगर यहाँ पे मैं थर्ड एंगल अपना जनरेट करूंगा तो दैट विल बी 180 माइनस 90 माइनस 35। तो यहाँ थर्ड एंगल आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 35 विल बी 540 हो गया, और फिर 555 हो। नाउ आई नीड टू सी कि मेरे सारे के सारे एंगल सेम होने चाहिए। कोई एक भी एंगल डिफरेंट हुआ तो मेरे ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं होंगे। तो पहली बात, 90 तो कोरिस्पॉन्ड करे 90 के साथ, इक्वल है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो बाकी दोनों एंगल्स हैं, वन इज 58 एंड द अदर वन इज 55। इसी तरह ये 32 है तो ये क्या है, 35। सो इट मींस दोनों एंगल्स ये मैच नहीं कर रहे, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। किस प्रॉपर्टी के तहत हमने देखा, हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, दैट इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स देन वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ तो एंगल सिमिलर, हमारे पास एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम है ही, इसलिए दे आर नॉट सिमिलर। सो अगर वो एक्सप्लेनेशन आपसे हमारा एक्सप्लेन योर आंसर, तो आपने सीधा सीधा लिखना है देयर कोरिस्पॉन्डिंग कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। बस ये आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है।
आई होप थिंग्स आर क्लियर है। किसी को कोई मसला है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, कोई इतना खास इसमें हमने कोई डेप्थ नहीं देखी। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर टू ट्रायंगल एसटीयू। अब मैंने जो मेन मेरे पास चीज है ना, रेशो की लेंथ, जो हमने कहा था कि आपका जो रेशो ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब मैंने वो जज करना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना। पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट है। देखें, पहली बात तो ये कि जिस सीक्वेंस लिखा हुआ है ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिखता हूँ डी ई एफ और इस तरह लिखता हूँ एस टी यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोरिस्पॉन्डेंस जनरेट हो रहा है। देखो, डी को रिस्पॉन्ड करे एस को, ई को रिस्पॉन्ड करे टी को, और एफ को रिस्पॉन्ड करे यू को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब मैं ना रेशोज जनरेट करता हूँ, देखिएगा। मैं फर्स्ट ये उठाता हूँ, तो आई विल राइट डी ई। रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय, तो मुझे ये वाली उठानी पड़ेगी, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ एस टी होगी। ठीक है, डीई ओवर एस टी शुड बी इक्वल्स टू, आप कोई और लेंथ उठाते हैं, डी एफ कर लेता हूँ। डी एफ, अगर डी एफ उठाऊंगा तो यहां से एस यू उठेगा। दैट शुड बी इक्वल्स टू, मतलब सारी की सारी कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स इक्वल होनी चाहिए, रेशोज जो है उसकी। अब आ जाएगा ई एफ डिवाइडेड बाय डी यू। ये आपका प्रूव होना चाहिए हर सूरत अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, ये आपका प्रूव होना चाहिए हर सूरत अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो अब देखें क्या हमारे पास होगा सिलसिला। डी ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ई? 12। तो 12 ओवर एस टी, वो क्या है? 10। अच्छा, इसको जरा सेपरेटली सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आएगा? 1.2। ओके, अब डी एफ ओवर एस यू करते हैं। सो डी एफ इज 7.2 ओवर एस यू क्या है मेरे पास? 6। सो 7.2 ओवर 6 विल गिव यू अगेन 1.2। अब ई एफ को देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एफ? दैट इज 8.4 डिवाइडेड बाय टी यू क्या है हमारे पास? 7। so ये भी आंसर 1.2 आएगा। so now you can see the ratio of their corresponding lengths are equal। सारी की सारी हमारे पास क्या आ रही है? 1.2 आ रही है। इट मींस कि ये सारे का सारा जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये इस प्रॉपर्टी को ओबे करते हुए, द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इसको ओबे करते हुए ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? सो ये आपका मेजर कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का जो आगे चलेगा। इसी को हम यूटिलाइज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर, और इसी से ही हमने आगे चलना है। कोई मसला है बीप क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। अब देखें, he said that given that triangle ABC is similar to triangle PQR, now they are similar, so there is no question, कुछ भी वो नहीं है कि हमने प्रूव करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स। अननोन्स अब आपके पास आगे देखें, यूर हैविंग, पहले यहां पे देखो, ए बी सी कोरिस्पॉन्ड कर रहा है पी क्यू आर को। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, नाउ आई नो दैट एंगल बी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। So angle B is 90 and angle Q is X. So the value of X will be 90 degrees straight away. पहली चीज आ गई। Okay. Now angle C must be equals to angle R. So angle C is Y and angle R is 35. तो दूसरी वैल्यू भी आ गई, Y is equals to 35. Now the next one is Z here. Z में इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी से निकाल लूंगा। मुझे पता है कि X की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, सो मैं इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी निकालता हूँ। जी प्लस 90 प्लस 35 मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है जी, तो जी आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 35, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 35। तो कितना आ जाना चाहिए जी? 55।
तो ये आपके पास जी की वैल्यू आ जाए। तो देखें, सिर्फ एक चीज गिवन थी, दैट बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो आई यूज देयर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर ये सिमिलर हैं तो देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो वो जब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए तो मैंने सारी की सारी वैल्यूज उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? किसी को कोई मसला है इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे बताए। ओके, अच्छा, अब दोबारा वही सिनेरियो है, मतलब लाइक दिस इज द सी पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle PQR. This statement is very important. मेरी कोरेस्पॉन्डेंस जनरेट होगी तब मैं काम कर सकूंगा। ओके, अब मैंने यहाँ पे देखे लेंथ्स के ऊपर आ गया, तो लेंथ्स या साइड्स की लेंथ्स में सेकंड प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो मैं पहले लिखूंगा ए कोरेस्पॉन्ड करेगा पी के साथ, बी कोरेस्पॉन्ड करेगा क्यू के साथ, और सी कोरेस्पॉन्ड करेगा आर के साथ। ठीक है, अब करते हैं जी अपना स्नायु सारा। देखें, द वेरी फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू फाइंड वाई। तो मैं अपनी चीज स्टार्ट करता हूँ पी आर से, बिकॉज द वैल्यू ऑफ वाई इज पी आर। तो पी आर इस वाले ट्राइंगल का था, तो ओवर क्या लिखा जाएगा? ए सी। हमेशा कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशोज डिवाइड, मतलब लेंथ्स डिवाइड होंगी, उनकी रेशो बनती है। नाउ मैंने इस ट्राइंगल से पहले लिखा था, तो अगला भी मुझे इस ट्राइंगल से पहले लिखना। तो इस ट्राइंगल में क्या चीज अवेलेबल है? पी क्यू। तो पी क्यू अगर मैं लिखूं, तो पी क्यू अगर यहां से पिक कर लिया तो आई नीड टू डिवाइडेड बाय ए बी। अगर कोई एक चीज इन चारों में से अननोन है तो बाकी तीन नोन होनी चाहिए। अगर वो नोन नहीं होंगी तो वी कैन नॉट फाइंड आउट अवर आंसर। सो पी आर की वैल्यू वाई, ए सी क्या होगा हमारे पास? 18। पी क्यू क्या होगा हमारे पास जी? 6। और ए बी क्या है? 10। नाउ आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 है डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करा दें, बस बात खत्म। ठीक है जी। So 6 8 48, 4 carry, 6 1 is 6, 108 over 10, so the value will be 10.8. ठीक है जी, all good. Okay, now we have to find out x. So x क्या होगा हमारे पास? और q over, अब r q यहां से देखें, this is r q, so it must be cb equals to, दोबारा यही रेशो यूज कर लेते हैं, pq over ab. So r q is x, cb यहाँ पे क्या है जी? cb is 12, and then PQ मेरे पास 6 over 10 है, x equals to 6 times 12 divided by 10, तो 6 2s are 72 हो जाएगा over 10, that will be 7.2. I hope things are clear now. तो इस तरीके से आपने वर्किंग करनी है, जो भी चीज अननोन है ना उसको सबसे पहले लिखें, फिर उसके बाद उसकी रेशियोज डिफाइन करें। Okay, going to the next question. हाँ, now the thing is, sometimes you आपकी जो गिवन डेटा होता है उसमें ये नहीं लिखा होता कि ए बी सी सिमिलर टू दैट और पी क्यू आर, और उससे हमको रिस्पॉन्डेंस जनरेट करना है, आपको वो ऐसे क्वेश्चंस दे देगा। अब उसने कहा बिलो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दे आर सिमिलर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द अननोन वैल्यूज। नाउ द थिंग इज, मुझे तो नहीं पता कि कौन सी लेंथ किसके साथ कोरिस्पॉन्ड कर रही है। तो यहाँ पे उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज दीज रिंग्स। ये रेड लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरी कोरेस्पॉन्डेंस जनरेट करवा दो। लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ ए बी सी, और इसको लिख लेता हूँ पी क्यू आर। अब कोरेस्पॉन्डेंस जनरेट करवाता हूँ। देखें, अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो एंगल सेम होने चाहिए। तो मेरा ए जो है वो किसके साथ मिल रहा है? आर के साथ। तो पहली कोरेस्पॉन्डेंस आ गई, ए कोरेस्पॉन्ड्स टू आर। नाउ द नेक्स्ट इज, मेरा बी किसके साथ मिल रहा है? पी के साथ। तो बी कोरेस्पॉन्ड्स टू पी। तो तीसरा क्या रह गया? सी।
सी किसके साथ मिलेगा? क्यू के साथ ऑब्वियसली। ट्राइंगल में तीन ही साइड्स होती हैं, दो इक्वल होते हैं, तो मतलब एंगल्स में इक्वल हो जाती है, सी ऑफ कोर्स इक्वल होती है। अब आपके पास जो सारा काम है ना वो आ गया कोरिस्पोंडेंस वाला। अब आप रेशियोज डेवलप करवाएं। लाइक फॉर एग्जांपल आई नीड टू फाइंड बी। बी इज बेसिकली पी क्यू। तो पी क्यू ओवर बी सी, दैट शुड बी इक्वल्स टू, गिवन क्या है मेरे पास? मेरे पास पी आर गिवन है ना इस ट्राइंगल का। आई नीड टू राइट पी आर ओवर, अब यहां से मैंने पी आर ले लिया तो बी ए लेना पड़ेगा। दैट्स इट, दिस इज योर इक्वेशन। अब आप वैल्यूज प्लग इन करें। पी क्यू इज बेसिकली बी। बी सी जो है हमारे पास वो क्या आएगा? 2.1। पी आर क्या है जी आपके पास? 4। एंड बी ए आपके पास क्या होगा? बी ए विल बी 1.6। नाउ बी इज इक्वल्स टू 4 ओवर 1.6 टाइम्स 2.1। तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ऑल गुड। इसको आप कैलकुलेट करके तो बस आंसर निकालें सिर्फ। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी? हम लोगों को उसने वर्टिसेस नहीं दिए हुए थे। तो अगर वर्टिसेस नहीं दिए हुए थे तो क्या होगा? आपने एंगल्स के थ्रू अपने वर्टिसेस बना लेने हैं और ये कॉर्डिनेट्स जनरेट करनी है। तो ये एंगल्स की इंफॉर्मेशन लाजमी आपको दे। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। या नाउ दीज क्वेश्चंस आर लिटरली द बैकबोन। ये आपकी जो सिमिलर ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस हैं उनके बहुत मेन पार्ट्स हैं, ये जो शेप्स बनी हुई हैं। स्पेसिफिकली ये मेंसुरेशन, जब हमारी सरफेस एरिया वॉल्यूम्स वगैरह आते हैं प्रिज्म्स के अंदर और चीजों में, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। So the diagram showed triangle ABC. If AC is parallel to EF, find the length of AC. अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा। मैं कोई ट्रायंगल यहां बना देता हूँ। जरा ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। मैं इसी लेंथ का जो नीचे है, ठहरो, मैं लेट मी चेंज द कलर ताकि थोड़ी डिफरेंस आए हमारे पास। देखें, आपके पास मैंने इसी जो नीचे वाली लाइन है उस लाइन की एक पैरेलल लाइन लगा दी। इसको अब गौर से देखना है। अब मैं इसे विजिबल करा देता हूँ, लाइक लेबल कर लेता हूँ ए बी सी डी एंड ई। नाउ आई एम ट्रायंगल्स हियर। वन इज द स्मॉल वन। मैं एक स्मॉल वन बनाता हूँ। जो मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी, एंड द अदर वन इज बिग वन। बिग वन क्या है जी? ए डी ई। ठीक है। अब आपने ये एक बात गौर से देखनी है। आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कराना है और बाय द हेल्प ऑफ द एंगल फॉर्मूला। सो क्या हमारे पास होगा? देखें, सबसे पहली बात यह है कि दो एंगल्स में एंगल ए कॉमन है। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। व्हाट इज द रीजन? दे आर कॉमन। नाउ द सेकंड थिंग इज, आप जरा गौर से देखें, हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ये दो पैरेलल लाइंस है ना, अगर इन पैरेलल लाइन को एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो दोनों को, तो ये एफ बन रहा है, उल्टा एफ टाइप। सो इट मींस दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू दिस एंगल। देखें, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, सो ये दोनों एंगल्स क्या होते थे? सेम होते थे। और इन एंगल्स को हम क्या डिफाइन कर रहे होते थे? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये। सो दूसरी बात हमें क्या लिखना है? एंगल सी इज बेसिकली इक्वल्स टू एंगल ई। व्हाई दे आर इक्वल? आई मस्ट हैव टू जस्टिफाई दिस थिंग बिकॉज दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। सेम इज द केस बी डी को भी आप देखें जरा। बी डी में भी एफ ही बन रहा है आपके पास। एंगल बी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल डी। तो ये क्या होंगे? अगेन कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है। सो इसका मतलब है कि मैंने तो तीनों के तीनों एंगल्स सेम प्रूव करवा दिए। इसका मतलब है कि ए बी सी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीई। कॉन्ग्रुएंट कह रहा हूं, सिमिलर टू ट्राइंगल एडीई। ठीक है। तो अब एक पेट रूल याद रखना। व्हाट इज द पेट रूल? पेट रूल ये है कि अभी भी आपके पास ट्राइंगल है,
और ट्राइंगल की किसी एक साइड को पैरेलल करके उसने दोबारा कोई चीज अंदर बना दी, मतलब ये लेंथ ले लूं और मैं यहाँ पे एक लाइन इसी की पैरेलल लगा दूं, तो अब जो दो ट्राइंगल जनरेट होंगे दे विल बी सिमिलर, सिमिलर ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, यही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब देखें हमारे पास ट्राइंगल के अंदर एक उसने लाइन लगाई हुई है विच इज लाइक पैरेलल टू द बॉटम वन। तो अब वी नो दैट बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हम सिमिलैरिटी के रूल यूज करेंगे। इट्स बेटर, मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा बेहतर है कि ना छोटे वाले ट्राइंगल को भी सेपरेट कर लें, बी ई एफ, और बड़े वाले ट्राइंगल को भी सेपरेट कर लें। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी ए सी। ठीक है जी, ये इनकी कोरेस्पॉन्डेंस है। अब आप इनकी लेंथ विजिबल करें, ये 5.1 होगा, ये 3.6 होगा, एंड ये बी से ई सी जो है हमारे पास 5.1 प्लस 7.3 होना चाहिए। ठीक है, और कुछ भी हमारे पास नहीं गिवन। ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ए सी, ये निकालनी है। सो ओके, I'll go by AC divided by 3.6. That must be equals to, definitely I need to pick the length from this triangle because I already choose the length of this triangle in the numerator. So that will be 5.1 plus 7.3 divided by, क्या होगा, 5.1। सर 12.4 बन रहा है। टोटल आंसर या ये वाला, मेरे ख्याल से ये वाला बनेगा, हाँ ये 5.1 plus 12.1, 12.4। ओके, 7.6 यस। ठीक है। So the value of AC will be 12.4 over 5.1 times 3.6। तो अब आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी 12.4 over 5.1 times 3.6 करेंगे, we'll get our answer। That's it, 8.75। 8.5। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना सिर्फ हम लोगों ने ये क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व किया है, बल्कि ये भी चीज जो ये मैंने आपको बताया एक इस तरह का पैटर्न, दिस पैटर्न इज नाउ लाइक अंडरस्टूड। If they give you a triangle and they draw a line, any line which is parallel to any length of the triangle, जो already parent हमारे पास triangle था, then जो दो triangles हमारे पास बनेंगे वो हमेशा similar होंगे। ये बात याद रख, ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इधर। तो ये आपने जहन में रखना है, जो ही क्वेश्चन है आपको पता है दोनों सिमिलर हैं, तो यू पीपल कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। या नाउ दिस शेप, ये भी सिमिलर होती है। ठीक है, अब इसकी सिमिलैरिटी के लिए जरूरी है कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी तो ये सिमिलर नहीं होगी, तो इसलिए दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ इस तरह की, और आगे लाइन थोड़ी छोटी लगाता हूँ इस तरह की ना। मैं ये कहता हूँ ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब इसका ये एंड में इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, और इसका ये एंड में इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। आई एम हैविंग टू ट्राइंगल्स, इनको विजिबल कर देते हैं जरा। हमारे पास होगा ए बी सी, एंड देन ये होगा डी एंड ई। ठीक है, तो मैं दो ट्राइंगल्स आपके सामने आ गए हैं, वन इज द स्मॉलर वन एंड द अदर वन इज द बिगर वन। सो क्या बनेगा जी हमारे पास, क्या सिचुएशन होगी, हम लोगों ने इसको सिमिलर प्रूव करवाना है। तो सिमिलर प्रूव करवाने के लिए क्या चल हमारे पास होगा, देखिए आपके पास ये ट्राइंगल एक हम रख लेते हैं। ठीक है, दिस इज द बिगर वन एंड द दिस ट्राइंगल इज द स्मॉलर वन। ठीक है, सो पहले हमारे पास क्या होगा, ये भी सी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये ए है, ये बी है। नाउ यू कैन सी कि सी इज इक्वल्स टू सी। व्हाई इज इट सो, एंगल सी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये क्यों होगा हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। जब भी दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं तो जो उनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। नाउ द सेकंड थिंग, अब आपने जरा गौर करना है, ये पैरेलल लाइन है, सो
हमने पैरेलल लाइन की एक और प्रॉपर्टी पर, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक लाइन यहाँ से क्रॉस करती हुई जा रही है, सो मैं ये हाईलाइट करूंगा, देखिएगा ये देखिए हमारे पास जी बन रहा है। तो जी के जो एंगल्स है ना वो हमेशा सेम होते हैं। कौन से एंगल बनेंगे? दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू दिस एंगल, हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इनका नाम होता है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स को देखें, यहां से देखें जी स्टार्ट हो रहा है, ये जाएगा इस तरीके से। सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू दिस एंगल। तो हमें लिखना है कि एंगल ए मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ई। क्यों? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। और सेकंड ये भी जी बनेगा आपके पास, बी से जो यूं जा रहा है और इस तरह जा रहा है। सो एंगल बी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल डी, मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल डी, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये मैं जनरली आपको प्रूव करा रहा हूं कि व्हाई दीज शेप्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये आपके पास जो रो ट्रायंगल्स बनते हैं वो क्यों सिमिलर होते हैं, इसका ये प्रूफ है कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब ये पूरी कोरिस्पॉन्डेंस जनरेट होगी, लाइक ई ए बी कोरिस्पॉन्ड्स टू सी ई डी। ठीक है, ये कोरिस्पॉन्डेंस जनरेट होगी आपके पास, तो आप इजीली अब अपनी चीजें निकाल सकते हैं यहाँ से। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। नाउ दे हैव गिवन यू, ये आपको समझ आ गया जी एवरीवन? अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे बताए यहाँ पे लाजमी। Okay. अच्छा अब जरा देखें, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ सी। सीई की लेंथ कौन सी है? ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है। ओके, तो अब आपने जरा देखना है, देखें यहाँ पे कोरिस्पॉन्डेंस दोबारा जनरेट करें। एंगल ए और डी की कोरिस्पॉन्डेंस है, बी और ई की कोरिस्पॉन्डेंस है, और सी की सी के साथ है। मैं लिख देता हूँ, ए डी के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, बी ई के साथ कर रहा है, और सी सी के साथ कर रहा है। नाउ हमने कौन सी लेंथ फाइंड करनी है? सीई। तो सीई हमारे पास यहां से पिक हो रहा है, तो सीई डिवाइडेड बाय सी बी होगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू। अब हमने देखना है लेंथ गिवन कौन सी है। आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद ई डी एंड ए बी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे करना है ना, तो हम ई डी ले लेते हैं, ई डी ओवर, अगर यहाँ से ई डी लिया तो यहाँ से बी ए लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो नाउ व्हाट विल बी, सीई वाज अननोन, सी बी की वैल्यू गिवन है जी हमारे पास, दैट विल बी 4.21, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ई डी, क्या आएगा हमारे पास? 7.32 डिवाइडेड बाय व्हाट इज बी ए, व्हिच इज 6.84। तो ये आपके पास आ जाएगा सी ई इज इक्वल्स टू 7.32 टाइम्स 4.21 डिवाइडेड बाय 6.84। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो शेप्स आपने ध्यान में रखनी है, एक ये जो ऊपर वाली शेप है ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, और एक जो इस तरह की शेप है। दोनों शेप्स तब सिमिलर होंगी आपके पास ये वाली लेंथ जो है वो प्रॉपर पैरेलल आ रही है। इज इट फाइन? तो इस तरीके से हम लोग आंसर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये आप लोग कर लेंगे यार। नाउ दीज आर द सेम क्वेश्चंस, हम लोग करते हैं एरिया ऑफ द सिमिलर शेप्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारी लेंथ्स के साथ अब एरिया का सिनेरियो बनेगा। अच्छा, अब ये जो ऊपर में रेशोज निकाल रहा था ना, ये जो रेशोज आ रहा था, इनको मैं एक नाम दूंगा। वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही नाम आगे चलेगा। उसी नाम से मैं दूसरी चीज निकालूंगा, और फिर दूसरी चीज के बाद फिर तीसरी चीज निकालूंगा। तो इसको मैं नाम क्या दूंगा? ये जो आपके पास रेशियोज ऑफ लेंथ है, इनको मैं कहूंगा कि ये स्केल फैक्टर है। ठीक है, ये जो हम रेशियो निकालते हैं ना लेंथ्स की, दो कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियो निकालते हैं, अभी तक मैंने इसको स्केल फैक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था। जब मैं एरिया में जा रहा हूं तो मैं इनको नाम, चीज का नाम है स्केल फैक्टर। ठीक है, तो आप जरा डरिएगा नहीं, इसको देखिएगा। देखें, सबसे पहले तो बात यह कि यहां से जरा एरिया और स्केल फैक्टर का सिनेरियो चेक कीजिएगा। देखें हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, वी आर हैविंग दीज टू शेप्स, ये हमारे पास दो सिमिलर शेप्स हैं। अब अगर मैं इनकी रेशियो निकालूं, रेशियो को मैंने क्या नाम दिया था? स्केल फैक्टर। तो मैं अगर स्केल फैक्टर निकालूं, आई एम गोइंग टू राइट 10/5।
ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 10/5। ठीक है, तो अब एरिया दोनों के गिवन है, दो चीजें गिवन है यहाँ पे, एक तो यहाँ की लेंथ गिवन थी, दूसरा एरिया भी विजिबल थे। एरिया एक का 40 है, दूसरे का 10 है। इनको भी जब मैं रेशो निकालूंगा एरिया की, तो मैं इसको कहूंगा एरिया फैक्टर। लेंथ की रेशो निकालूंगा तो स्केल फैक्टर बोलूंगा, एरिया की रेशो निकालूंगा तो एरिया फैक्टर बोलूंगा। तो मैंने एरिया को किया तो वो आ रहा है 40/10। अब जब मैथमेटिशियंस ने ये काम किया कि एरिया प्रॉपरली निकाल के उनको डिवाइड किया सिमिलर शेप्स में, तो उनको एक रिलेशन नजर आई। आपका जो फैक्टर है और एरिया फैक्टर में हमेशा एक रिलेशन डेवलप होगी। योर स्केल फैक्टर जब भी उसे मैं स्क्वायर करूंगा तो वो हमेशा एरिया फैक्टर के इक्विवेलेंट आएगा। तो वहां से हमारे पास ये इक्वेशन जनरेट हो गई कि इफ योर टू शेप्स आर सिमिलर टू ईच अदर, they need to follow this equation. The square of their scale factor will always give you the value of area factor. ठीक है, and it is visible here. देखें, what was our scale factor? 2. 2 का स्क्वायर करें, what will be the answer? 4. चले हम ये वाला नहीं निकालते, हम ये वाला स्केल फैक्टर उठा लेते हैं। तो 8/4 क्या होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर विल बी 4 always. Same is the case here. ये मैं कह रहा हूं ना, उन लोगों ने प्रॉपरली प्रैक्टिकल एरियाज निकाले और फिर उसके बाद रेशियोज देखी। सिमिलर फिगर्स की बात कर रहा हूं। यहां पे अगर मैं स्केल फैक्टर निकालूं, निकलेगा 6/9/2/3। इट्स रिटन हियर, दैट इज 3 एंड एरिया इज ऑलरेडी गिवन। तो एरिया क्या होगा? 47.61 डिवाइडेड बाय 5.29। जब वो डिवाइड किया तो वो 9 आ रहा, एंड रिलेशन बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है कि आपका स्केल फैक्टर का स्क्वायर करेंगे तो एरिया फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, सो इस स्लाइड में आपने ये फॉर्मूला इज लाइक, अगेन आई एम सेइंग बैकबोन, स्केल फैक्टर स्क्वायर विल गिव यू द एरिया फैक्टर। एरिया फैक्टर क्या है? दोनों एरियाज को डिवाइड करके जो चीज आ रही है, जो रेशियो हमने पहले निकाली थी उसके अकॉर्डिंगली एरिया फैक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें जी, क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस इक्वेशन को आपने रखना। Now, these two triangles are similar, that is provided. What is the ratio of smaller area to the larger? Now, basically, he's asking for the area factor. Ratio of the smaller area to the larger. What does that mean? Mean ratio निकालनी है area of smaller rectangle की to the larger area of the larger one. ठीक है, area of the smaller divided by area of the larger one. So what is the area of the smaller? Now कैसे निकालूंगा मैं ये? मेरे पास तो एरिया गिवन ही नहीं है यहाँ पे। तो मैंने फौरन से पहले सोचा कि भाईजान ये सिमिलर है। सिमिलर अगर होंगे तो मैं अगर स्केल फैक्टर भी निकाल लूं तो मेरे पास एरिया फैक्टर आ जाएगा। तो देखिए मैंने स्केल फैक्टर निकाला। तो स्केल फैक्टर कैसे निकालूंगा? 18/21। अब अगर मैं स्केल फैक्टर को स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया फैक्टर, विच इज रिक्वायर्ड हियर। तो पहले इसको जरा हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 6 18, 3 7 21। सो द स्केल फैक्टर विल बी 6/7। ठीक है, तो स्केल फैक्टर को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आई विल गेट द एरिया फैक्टर। तो दैट विल बी 36/49। ये आपके पास आ जाएगा मेन आंसर। ठीक है, नाउ एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहां मेरे पास एरियाज गिवन नहीं थे। मुझे कोई एरिया नहीं नजर आ रहा यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में तो एरिया गिवन थे, तो मैं एरिया फैक्टर बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो आई कैन गो बाय दिस थिंग दैट स्केल फैक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया फैक्टर ऑलवेज। ऑलवेज। ठीक है जी, तो ये आपके पास एरिया फैक्टर का सिनेरियो है। आप देखें, आपको क्वेश्चंस देगा तो हमने उस हिसाब से करने। फॉलोइंग शेप्स आर सिमिलर। या सर उस वाले क्वेश्चन में हम 21/18 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसने स्मॉलर एरिया पहले पूछा हुआ है। तो स्मॉलर एरिया ऊपर आएगा। ऊपर आएगा हर सूरत, इसीलिए स्मॉलर लेंथ ऊपर लेनी पड़ेगी। ठीक है।
Okay. Now following shapes are similar. The area of one figure is given. Find the area of the other. हमने दूसरे का एरिया निकाला, एरिया ऑफ द सेकंड शेप। जी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले स्केल फैक्टर निकाल। स्केल फैक्टर जो एरिया निकालना है ना उसका ही लेंथ पहले रखिएगा। तो स्केल फैक्टर विल बी 30 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 कैंसिल हुए तो 3/2 आ गया। ठीक है जी, तो स्केल फैक्टर आपके पास 3/2 है। नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एरिया फैक्टर आई नीड टू स्क्वायर इट। तो ये दोनों साइड पे स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ एरिया फैक्टर इज ऑलवेज एरिया स्क्वायर ऑफ स्केल फैक्टर इज ऑलवेज द एरिया फैक्टर। तो दैट विल बी 9/4। अच्छा, अब हम लोग एरियाज को पिक कर लेते हैं। एरिया फैक्टर आ गया ना 9/4। अब मैं एरिया फैक्टर यहां से उठाता हूं। सो एरिया फैक्टर कैन ऑल्सो बी इक्वल एज एरिया ऑफ द स्मॉलर वन विच वी नीड, सॉरी द लार्जर वन। है हम इसको एरिया ऑफ द लार्जर वन कर लेते हैं डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्मॉलर वन विच इज 187.5। करेक्ट। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ एरिया फैक्टर दैट इज 9/4। तो 9/4 यहां प्लग इन कर देता हूं। एरिया ऑफ द लार्जर ओवर 187.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं आप। 187.5 over 4, तो ये एरिया ऑफ लार्जर आ जाए। So this is how you can find out the areas of the unknown. ठीक है? Any problem? किसी भी स्टेप में कोई मसला है, कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। सर हमने इसमें 3 ऊपर क्यों रखा, 30 ऊपर क्यों रखा? क्योंकि उसने इस शेप का एरिया मांगा था। जिस शेप का वो एरिया मांगेगा या जिस चीज की भी वो लेंथ अननोन रखेगा हमेशा उससे आप ऊपर रखें। आपके लिए इजी हो जाएगा काम करना आगे। अच्छा। Okay. Going to the next one. जी ना, दोबारा ये दोनों आपके पास शेप सिमिलर है। अब हमने एरिया निकालना इसका, तो क्या होगा? दोबारा से स्केल फैक्टर, इसी के स्केल फैक्टर से स्टार्ट करूंगा 15/7। आई चेंज इट इनटू एरिया फैक्टर दैट विल बी 15/7 का होल स्क्वायर। सो 15 का स्क्वायर होता है 225 ओवर 49। ये आपके पास एरिया फैक्टर आ गया। अब एरिया फैक्टर आपने जो यहाँ पे गिवन एरियाज उनके इक्विवेलेंट करना है। सो उसका एरिया फैक्टर पहले निकालता हूँ। सो एरिया फैक्टर, एरिया ऑफ दिस शेप the larger one over 17. I know the value of area factor, that is this one. So 225 over 49, that will give you area of the larger one over 17. तो 17 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 49 करेंगे, एरिया ऑफ द लार्जर वन आ जाए। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? 78.06। ओके, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इन मीटर स्क्वायर्स। या अब मैं यही कह रहा था कि हमारे पास, मतलब मैं सोच रहा था कि हमारे पास उल्टा क्वेश्चन है। उल्टा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एरिया गिवन हो और वो कहे जी स्केल फैक्टर या कोई लेंथ फाइंड करें। तो आ गया आपके पास उल्टा क्वेश्चन। नाउ यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द एरियाज एंड ही सेड दैट यू नीड टू फाइंड आउट दिस। तो यू नीड टू स्टिक विद योर फॉर्मूलाज, दैट्स इट। कोई भी और चीज नहीं है इसमें। तो आपने क्या करना है, देखिए एरिया अगर गिवन है और ये अननोन है तो मैं सबसे पहले एरिया फैक्टर निकाले, तो मेरे लिए सबसे इजी काम ये होगा। तो दैट मस्ट बी 900 डिवाइडेड बाय 272.25। ठीक है, सो ये आपके पास एरिया फैक्टर आ जाएगा। अब एरिया फैक्टर को स्केल फैक्टर में कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर आप यहां देखें, स्केल फैक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया फैक्टर, यही है ना? तो अगर मेरे पास एरिया फैक्टर गिवन है और मैंने उसे स्केल फैक्टर में चेंज करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, इन अदर वर्ड्स आई नीड टू मेक स्केल फैक्टर द सब्जेक्ट। यही बात है ना? इस इक्वेशन में आपने स्केल फैक्टर सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे आप? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें।
तो आपके पास आ जाएगा स्केल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया फैक्टर। इक्वेशन मेरे पास जनरल जो ऊपर मैंने बनाई थी वही वाली है, सिर्फ उसको मोल्ड कर रहा हूं ताकि मेरे पास अगर एक फैक्टर हो तो मैं स्केल फैक्टर कैसे लूंगा, बाय स्क्वायर रूटिंग इट। नाउ इसी चीज को यूज करता हूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया फैक्टर, दिस वन इज द स्क्वायर, आपके पास 900 डिवाइडेड बाय 272.25 आ जाए। ठीक है। Now, why I need scale factor? Because I need the value of x, और x मेरे पास लेंथ है, तो लेंथ तो हमेशा स्केल फैक्टर में आएगी। तो अब मैं लेंथ स्केल फैक्टर इधर से निकालता हूँ, स्केल फैक्टर शुड बी इक्वल टू x ओवर 16.5। नाउ क्या होगा आपके पास, दोनों को इक्वेट कर दें, x ओवर 16.5 must be equals to the root of 900 divided by 272.25. X must be equals to 16.5 root of 900 over 272.25, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। ठीक है, 16.5 टाइम्स 900 ओवर 272.25। ये अब आप कैलकुलेटर में एज इट इज डालें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेवर एवर सॉल्व दिस थिंग इन द मिड ऑफ क्वेश्चन, दैट विल डिस्टर्ब योर एक्यूरेसी। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी को बहुत हद तक वीक कर देगी, क्योंकि आप यहाँ पे जब इसका आंसर निकालेंगे और खुदा ना खास्ता आंसर डेसिमल में आ रहा हो तो वहां पे आप राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ की जरूरत ही नहीं है इधर। अब जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गई, तो जब नीचे आंसर आएगा तो वो आंसर और ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो आंसर का मार्क कटने का खतरा आता है। इसलिए आप एज इट इज चुनाएं, बिल्कुल फाइनल में इसको मल्टीप्लाई कराएं, जो भी आंसर आएगा फिर उसको 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करें या 1 डेसिमल प्लेस पे करें, डिपेंड करता है कि उसने x 1 डेसिमल पे किया हुआ, यहाँ पे आप भी 1 डेसिमल में आंसर दें। इज इट क्लियर? सर आंसर 30 है, ओके लाइक एग्जैक्ट 30। ओके, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? किसी का भी कोई मसला है तो मुझे बताएं। ओके, वी आर हैविंग द सेम क्वेश्चन। ओके, सॉलिड्स में। नाउ सॉलिड्स में वॉल्यूम्स आ जाते हैं। When we are having a three-dimensional shape, it means that we have one more property, yeah, one more measurement वाली चीज, that is called the capacity, which is the velocity, volume, sorry. तो वॉल्यूम का क्या सिनेरियो है, आप स्केल फैक्टर का क्यूब will give you the volume factor। ठीक है जी, स्केल फैक्टर को क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम फैक्टर आ जाएगा। ये मेन फॉर्मूला आपके पास है। पीछे हमारे पास क्या चल रहा था फॉर्मूला, स्केल फैक्टर का स्क्वायर will give you area factor। ठीक है, तो एरिया इज ऑलवेज अ 2 डायमेंशनल रीजन, तो 3 डायमेंशनल रीजन में वॉल्यूम आ जाता है, तो हमने क्यूब कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है जी, इसमें हम लोगों ने वॉल डालना है इस शेप का। ओके, आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द लेंस, लेंथ गिवन है ना आपको, तो यहां से आप पहले स्केल फैक्टर निकाल लें। स्केल फैक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू 5/12। अब मैंने इसको वॉल्यूम फैक्टर में चेंज करना है, बिकॉज मैंने वॉल्यूम निकालना है ना, तो आई नीड टू क्यूब इट, सो आई एम क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ें, 5/12 होल क्यूब, दैट विल गिव यू वॉल्यूम फैक्टर। नाउ माय वॉल्यूम फैक्टर इस वाली डाटा से क्या निकलेगा, वॉल्यूम फैक्टर विल बी इक्वल्स टू, जो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर वन डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, सो नाउ वॉल्यूम फैक्टर इज 5/12 होल क्यूब, इस जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं, सो 5/12 होल क्यूब, that should be equals to volume of the smaller one over 288। अब 288 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 288 times 5/12 whole cube, this will give you your final answer, so volume of the smaller आपके पास सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ। ठीक है जी, all of the methods are same। देखें जी, अब
A bronze statue is 4.5 meter high and has a mass of इतने kg. ठीक है? The density of the bronze is also given. The volume of the mathematically similar model of statue is this one. Calculate the height of the model. ब्रो कोई चीज समझ आई है? मेरे तो सर के ऊपर से गई हैं चीजें. ब्रॉन्ज स्टैच्यू था, 4.5 मीटर हाई था और उसका मास गिवन था. द डेंसिटी ऑफ द ब्रॉन्ज इज आल्सो गिवन. मास और अगर डेंसिटी गिवन हो तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना. डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ये गिवन दिया हुआ है इसने फॉर्मूला, मास ओवर वॉल्यूम. सो डेंसिटी आपके पास इस तरह के रोज से रिप्रेजेंट होती है. तो यूनिट्स को मैंने ध्यान से देखना है. डेंसिटी भी केजी मीटर क्यूब में, ऊपर भी केजी है. ओके, आई कैन प्लग इन द वैल्यूज. सो आई एम राइटिंग द डेंसिटी 8000, मास है 195200 और वॉल्यूम क्या है? वी. तो वी आपके पास क्या आ जाएगा? 195200 डिवाइडेड बाय 8000. तो ये वॉल्यूम आपके पास आ गया जी, 1952/80. सो इसको एज इट इज अभी मैं रखता हूँ. अच्छा, नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टैच्यू. अब वो कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ द मैथमेटिकली सिमिलर मॉडल. एक कोई और मॉडल था जो इसके साथ मैथमेटिकली सिमिलर है. कैन बी मोर, इट कैन बी लेस. वो कितना है? 0.385. कितना बन रहा है जी आपको? 0.385. कैलकुलेट द हाइट ऑफ द मॉडल. आपने मॉडल की हाइट बतानी है. ओके, सो बेसिकली सीन क्या है? हाइट मॉडल डिवाइडेड बाय 4.5. देखें, जो स्टैच्यू का था, दैट विल गिव यू द स्केल फैक्टर. अब वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम फैक्टर. वॉल्यूम फैक्टर विल बी, देखें मॉडल का वॉल्यूम कितना था? 0.385 डिवाइडेड बाय, मेरा वॉल्यूम स्टैच्यू को क्या आया? 1952 डिवाइडेड बाय 80. सो दिस इज द वॉल्यूम फैक्टर. ओके, हमारा काम वैसे काफी अच्छा हो गया. इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा था वही है. देखें, नाउ आई नीड टू शिफ्ट. आपके ऊपर डिपेंड करता है. एक बात जरा गौर से देखना, आपको जो चीज आसान लग रही है आप उस तरीके से चलें. देखें, स्केल फैक्टर को भी वॉल्यूम फैक्टर में चेंज कर सकते हैं आप, और वॉल्यूम फैक्टर को भी स्केल फैक्टर में चेंज कर सकते हैं. नो मसला. आप, मैं वॉल्यूम फैक्टर को चेंज कर देता हूं स्केल फैक्टर में. सो टू चेंज अ वॉल्यूम फैक्टर इनटू स्केल फैक्टर, आई क्यूब रूट इट. जब भी रिवर्स जाऊंगा, रिवर्स का मतलब है वॉल्यूम फैक्टर से स्केल फैक्टर में जाऊंगा, तो हमेशा रूट्स आते हैं. वॉल्यूम से जा रहा हूं तो क्यूब रूट आएगा, एरिया फैक्टर से जा रहा हूं तो स्क्वायर रूट आएगा. जी साइन साहब. जी साइन, एनी क्वेश्चन? यू रेज योर हैंड. Brother, I can't hear you. I can't hear you. देखें जी, इससे हमारा स्केल फैक्टर ये आ जाएगा ना. तो अब आप स्केल फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दें. सो द क्यूब रूट ऑफ 0.385 divided by 1952 divided by 80, that should be give you h over 45, sorry 4.5. now 4.5 is dividing here, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 0.385 divided by 1952 over 80. ये अब आपने सारी की सारी चीज डालनी है कैलकुलेटर के अंदर और आपके पास एच आ जाएगा. इस पूरे क्वेश्चन के 5 मार्क्स उसने आपको दिए. डालें जरा, क्या आ रही है आंसर हमारे पास? इस पूरे का? हाँ, इस पूरे को जरा डालो, प्लग इन. लेट मी जरा मार्किंग स्कीम भी खोल लूं कि हमारे पास क्या बनेगा. 3 का बी आंसर 1.1286 हाँ. हमारे पास आ रहा है 1.128. या बिल्कुल ठीक. मैं कॉन्सेप्ट फिर आपको देखें.
I told you that we want to shift from a scale factor to an area factor. तो हम लोग scale factor को square करते हैं and we'll get our area factor. और फिर उसके बाद हमने जो लास्ट चीज पढ़ी थी, अगर स्केल फैक्टर को आप क्यूब करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम फैक्टर आ जाएगा. ठीक है, सेम इज द केस. इसी इक्वेशन आप गौर से देखें तो अगर आपने एरिया फैक्टर से स्केल फैक्टर में जाना है तो एरिया फैक्टर को स्क्वायर रूट कर दें तो यू विल गेट योर स्केल फैक्टर. ठीक है, और अगर वॉल्यूम फैक्टर से आपने स्केल फैक्टर में जाना है तो अगेन यू नीड टू क्यूब रूट द वॉल्यूम फैक्टर, आप डायरेक्टली लैंड हो जाएंगे स्केल फैक्टर पे. ठीक है, इस चीज को जरा गौर से देखिएगा. वी नीड टू अप्लाई दीज टू थिंग्स. So इस क्वेश्चन को आप देखें. He said that two solids are mathematically similar and have volumes 81 cm cube and 24 cm cube. The surface area of the smaller solid is 44 cm cube. Calculate the surface area of the larger solid. Larger solid की आपने surface area निकालना है. अब प्रॉब्लम ये है कि हमने तो जो क्वेश्चंस किए हैं पहले हमें दी हुई होती थी, लेंथ दी हुई होती थी, तो उससे हम इजीली अपना जो भी एरिया फैक्टर है स्केल फैक्टर बना के उसे एरिया फैक्टर में चेंज कर रहे होते थे. यहाँ पे अब उन्होंने डायरेक्ट कन्वर्जन्स दी हुई है वॉल्यूम और स्केल फैक्टर्स के एरिया के दरमियान, वॉल्यूम्स और एरियाज के दरमियान. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे हैंडल करेंगे? मसला तो इसमें भी कोई नहीं है. देखें, यू नीड टू सी कि कौन चीज आपको दोनों गिवन है. वी आर हैविंग बोथ वॉल्यूम्स, सो इसका मतलब है कि वी कैन इजीली फाइंड आउट वॉल्यूम फैक्टर. अब द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर सॉलिड है, हमें लार्जर चाहिए. तो मैंने आपको कहा था जो भी चीज अननोन होगी, लाइक जो क्वांटिटी जिसका एरिया अननोन होगा, वो आपका जो है ना हमेशा न्यूमरेटर पे रखा जाएगा. लाइक उससे स्टार्ट करना है. तो हम जर वाले जितनी भी अपनी चीजें हैं वो न्यूमरेटर में रखेंगे, उसको पहले रख के हम करेंगे. सो विल बी हैविंग 81 एंड देन विल बी हैविंग 81 में वॉल्यूम फैक्टर निकाल रहा हूँ, 81 over 24. So this is your volume factor. Obviously, we are having the volumes, and मैंने divide कर दिया. We're having the volume factor. इसमें हमें स्केल फैक्टर वाली इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं है. ओके, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वॉल्यूम फैक्टर है और आपने स्केल फैक्टर में जाना है तो यू नीड टू क्यूब रूट इट. तो टू फाइंड आउट द स्केल फैक्टर मैं क्या करूंगा, इसको क्यूब रूट कर देता हूं. तो स्केल फैक्टर हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 81 over 24. ठीक है, इसको मैं यहां से रेज कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वॉल्यूम फैक्टर क्यूब रूट में क्यों. सो वी गॉट स्केल फैक्टर क्यूब रूट ऑफ 81 over 24. नाउ द स्केल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि स्केल फैक्टर होगा ही तो तब जा क्या बनेगा, एरिया फैक्टर मेरे पास आ सकता है. ठीक है, बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ना, तो मुझे अब एरिया फैक्टर चाहिए होगा. तो मैं अगर एरिया फैक्टर करूं, हाउ टू लिटरली स्विच फ्रॉम स्केल फैक्टर टू एरिया फैक्टर, आप स्क्वायर करें तो एरिया फैक्टर पे आ जाएंगे. सो स्केल फैक्टर का स्क्वायर किया हमने तो क्या बनेगा जी आपके पास, स्केल फैक्टर स्क्वायर्ड, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो स्केल फैक्टर स्क्वायर्ड इज बेसिकली इक्वल्स टू एरिया फैक्टर, और ये आपके पास पूरे का पूरा एरिया फैक्टर जनरेट हो जाएगा. मैं अभी से कुछ भी नहीं छेड़ना, एज इट इज लेके चला रहा हूँ. आप भी एग्जाम के अंदर ऐसे ही चलाइएगा. दैट विल लिटरली सेव योर टाइम एज वेल, और एक्यूरेसी भी डिस्टर्ब नहीं होगी. ओके, नाउ वी गॉट द एरिया फैक्टर. अब हम एरिया फैक्टर अकॉर्डिंग टू वर डेटा वो निकालते हैं. सो एरिया फैक्टर, लार्जर का एरिया मुझे चाहिए था, डिवाइडेड बाय स्मॉलर एरिया वाज गिवन, दैट वाज 44. अब इसको इक्वेट कर दें, लाइक वी आर हैविंग एरिया फैक्टर की वैल्यू AL over 44, तो यहाँ पे लिख लें आप AL over 44. दैट विल गिव यू द क्यूब रूट ऑफ 81 over 24 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा AL 44 टाइम्स दिस होल स्टफ, क्यूब रूट ऑफ 81 over 24 होल स्क्वायर. ये चीज अब आप एज इट इज कैलकुलेटर में डालें, यू विल गेट योर आंसर. So could you explain this formula one more time? Which one? The scale factor one. See, now we're having volume factor. I told you if you're having a volume factor and you want a scale factor, so you need to cube root your volume factor. So what I did, I was having a volume factor,
I just cube root it. So if I cube root it like this thing, this will become my scale factor. Then And to then you change the scale square factor into 8, uh-huh, and then you square the scale factor to get the area factor. exactly. Okay, got it. ठीक है जी, किसी और को मसला है तो बताएं। ओके कूल। अच्छा, अब कैम्ब्रिज ने एक क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक सा दिया था, वो भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक और बात, जरा ये भी चीज जरा देख लीजिएगा, क्या पता आपको ये नजर आए तो आप कहें जी कि ये डिस्कस ही नहीं हुई। जस्ट मैं नहीं करेगा कि मैं स्केल फैक्टर आपको दे रहा हूँ, वो आपको ना चीजें इस तरह से दे देगा, या इवन वो ये भी लिख के दे सकता है कि पी आर रेशो ए सी विल बी इक्वल्स टू 2:3। तो रेशोज फ्रैक्शन होती हैं। अब आपने ये देखना है कि ये क्या चीजें, किन की रेशियोज हैं, लेंथ्स की रेशियोज हैं और कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स। तो पी आर ओवर ए सी इज बेसिकली ओवर स्केल फैक्टर। दो कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स को अगर मैं उनको डिवाइड कर दूं, तो इन अदर वर्ड्स वी आर हैविंग द स्केल फैक्टर। ठीक है, सो ये उसने स्केल फैक्टर दिया हुआ है। हमें तो स्केल फैक्टर से पहले कैसे दिया जाता था कि भाई आप यहां पे मेंशन हो जाता था, लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 सेंटीमीटर एंड ए सी 3 सेंटीमीटर लाइक दिस, उसने क्या किया, आपको ये चीज दे दी। सो यू मस्ट बी अवेयर कि अगर आपके पास इस तरह की चीज आएगी तो वो चीज किस तरीके से आपने अपनी जो आपका इंफॉर्मेशन है वो आपने किस तरह से इकट्ठी करनी है। तो ये आपके पास बेसिकली टू कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशियोज है। ठीक है, आप अगर यहां पे भी देखें, सी दिस इज पी आर और ए सी, तो कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स आ रही हैं। सो कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स जब आपके पास होंगी तो वो स्केल फैक्टर बनेगा। उसके बाद अब आपसे वो जो भी चीज पूछ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 2/3 को स्क्वायर कर दूं तो दैट विल बी लाइक द एरिया फैक्टर, सो 4/9। और इसका अगर क्यूब कर दूं तो आई गेट द वॉल्यूम फैक्टर। तो मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि अगर इस तरीके से कोई चीज आपके पास आ जाए तो डरना नहीं है। आपके पास ये, आपने सिर्फ अपने रूल्स देखने कि मेरे रूल्स क्या हैं, क्या वो स्केल फैक्टर बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो वो हमेशा इसी तरह की चीज आपको देगा कि स्केल फैक्टर आपके पास बनेगा। अच्छा, अब चलते हैं इस क्वेश्चन। या एग्जैक्टली गॉट दिस वन। ये है आसान सही, लेकिन मैक्सिमम मिस्टेक्स हुई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू। तो 3 shapes that are mathematically similar. The height of the shape are in the ratio small, medium and large, that is 1:5:8. ठीक है जी, आई होप स्टेटमेंट्स बड़ी क्लियर है यहाँ पे। Then he said के find the ratio shaded area ratio total unshaded area। अब एक मैं जनरल आपको बात बता रहा हूं कि मैं एज अ टीचर मैं इसको रीड कर रहा था, तो मैं स्पीडली रीड कर रहा था, तो मैं आपको मिस्टेक्स बताता हूँ। टोटल अनशेडेड एरिया, तो आपको पता है मेरे माइंड ने क्या परसेप्शन डेवलप किया, क्योंकि क्वेश्चन एक दफा आते ही इस तरह का है। मैं ये समझ रहा था कि शेडेड एरिया रेशो टोटल एरिया का मुझे निकालना है रेशो, हालांकि उसने लिखा हुआ है टोटल अनशेडेड एरिया। दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए आपने क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने। चीज मुश्किल नहीं होगी, पहले तरीके से उसे पढ़ के हर चीज समझ के उसके बाद आपने सॉल्व करना है। ओके, माय टारगेट इज टू फाइंड आउट द शेडेड एरिया एंड देन टू फाइंड आउट द टोटल अनशेडेड एरिया। ये दोनों निकालूंगा और उनका रेशो निकालूंगा बस, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना। ओके, अब जरा यहां देखें, ये लेंथ हाइट्स मतलब, तो स्मॉल की क्या है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये हाइट होगी। दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 8। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द एरियाज। अगर ये आपके पास स्केल फैक्टर्स हैं तो एरियाज कैसे निकलेंगे इसके। मैं एक मिनट इसका वो चेंज करता हूँ, ब्लू में आते हैं हम। देखें, इस 1 का एरिया होगा स्क्वायर्ड, आपने सिर्फ स्क्वायर कर देना इसे। ठीक है, 5 का क्या एरिया होगा, जो ये पूरा अंदर वाला फ्लैग सा बना हुआ है, 5 square. 25, 5 स्क्वायर। और फिर ये जो पूरी शेप है, बड़े वाला फ्लैग अगर आप देखें बाहर वाला,
दैट विल बी 64। तो ये इनके एरियाज आ गए। ठीक है, हमारे पास स्केल फैक्टर्स गिवन थे, सिमिलर फिगर्स थी, दैट्स व्हाई अगर हम उनका एरिया लेंगे तो हमारे पास ये चीजें बन गई। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब जरा Yeah, आप but लोग still, don't we also have to subtract? या एग्जैक्टली फॉर द शेडेड एरिया, फॉर द शेडेड एरिया जरा गौर से देखेंगे, शेडेड एरिया कैसे निकालें? 25 minus 1, and then we subtract that answer from 64. या एग्जैक्टली पहले शेडेड एरिया पे रहें जरा। टू फाइंड आउट द शेडेड एरिया we are having the areas with us, so 25 minus 1, 1 squared is what? 1. So 25 minus 1 is 24. This is the shaded area. Now for the unshaded area, इसको स्क्रैच जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। अनशेडेड एरिया इज दिस वन एंड दिस वन। तो कैसे निकालें जी अनशेडेड एरिया? Subtract it from the shaded area. एग्जैक्टली आपके पास टोटल एरिया दैट वाज 64, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें किससे? शेडेड एरिया से, 24। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 40. यही बात है ना। अब ये आपके पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, शेडेड एरिया रेशियो टोटल अनशेडेड एरिया, तो इसका रेशियो डेवलप करें। So we'll be having T4 ratio 40। अब इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना है, ये आंसर नहीं देना, सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख लें। अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर 3 नहीं ratio तो 5. इसको डिवाइड करें। 2s are 2 20s are 2 3 2 6 are and 2 10s are 2 3s are and 2 5s are. So 3 ratio 5 will be your answer. Is it fine?